इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर ये देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 232 232 में एनसीईआरटी बुक में ये इलेक्ट्रिक मोटर दी हुई है। इसमें हम थोड़ा सा तुम लोग की बुक से बता देते हैं जिससे आप लोग पढ़ सको। तो ये देखिए, ये एन और एस, ये एन और ये एस, ये टू हॉर्स शू मैग्नेट के पार्ट हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। पूरा उन्होंने नहीं बनाया है ना। मीन्स हमको यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेना है, भले वो हॉर्स शू मैग्नेट लें, बार मैग्नेट लें, वो जैसा भी कंस्ट्रक्शन ज़रूरत होती है वैसा कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये एक कॉइल है ABCD, ये अभी एक सिंगल कॉइल को दिखा के बनाया गया है, बाकी बहुत सारे उसके अंदर नंबर ऑफ कॉइल्स रहते हैं। अब इस कॉइल के एक साइड में ये देखो, ये दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 ब्रशेस रहते हैं। ये कार्बन के बने होते हैं, X और Y, ये जो दिख रहे हैं, इसको यदि पास से देखें अपन और तो ये देखिए, ये X और ये Y, ये 2 कार्बन ब्रशेस हैं। इस कार्बन ब्रशेस के साथ में ये आपको जो दिख रहा है, ये 2 पार्ट, ये कहलाते हैं स्प्लिट रिंग या कॉम्युलेटर। स्प्लिट रिंग के साथ ये सब वायर से जुड़े हुए, ए वायर से कार्बन ब्रश जुड़ा है X और Y, और ये स्प्लिट रिंग जो है ये A और B जो ब्रशेस हुए कार्बन के, उससे टच कर रहे हैं, उससे जुड़े नहीं है, अटैच नहीं है, टच कर रहे हैं यहाँ पे। और ये एक एक्सल है। ये कॉम्युलेटर जो बने होते हैं ये किसी भी मेटल के बने होते हैं, तो इसको मेटल का ले लेते हैं, कोई भी जैसे कॉपर वगैरह के बना लेते हैं, मेटेलिक है ना, रिंग्स होते हैं ये। और इसके बीच में ये एक्सल होता है, और इसी एक्सल के साथ में जैसे हमको अपना मिक्सर ग्राइंडर बनाना है, तो तुम देखोगे कि मिक्सर ग्राइंडर के जस्ट बीच में एक एक्सल होता है, जिसमें कि घेरी लगी होती है ना, उसमें बीच में देखना एक एक्सल होता है, उसी में हम फिट करते हैं। मोटे एक उसके ऊपर व्हील बना होता है, उस व्हील में हम अपना जो भी मिक्सर का जो जार होता है उसको फिक्स करते हैं। लेकिन बीच में एक एक्सल, एक रॉड डली होती है, कभी खोल के देखना तो उसमें एक रॉड डली होती है, वही रॉड ये एक्सल है। और ये एक्सल हो गया, और ये जो रिंग है, कौन से ब्रशेस हैं जो हैं, उस ब्रशेस के साथ में ये जो ABCD वायर है उसके साथ जो ब्रशेस जुड़े हुए हैं, उसी से ये सेल या बैटरी को अटैच करते हैं। ये सेल और यहाँ पर ये की, और ये इस तरह से अटैच कर देते हैं। तो ये है मोटर का कंस्ट्रक्शन। तो मोटर में क्या क्या कंस्ट्रक्शन में लगता है, एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए बार में हॉर्स शू मैग्नेट, ये एक कॉइल है जिसको कि एक कॉपर का कोर लेते हैं, उसके ऊपर एक फ्रेम बनाते हैं, और उस फ्रेम के में इस कॉइल को लपेट देते हैं। और ये इस पे 2 कार्बन ब्रशेस हैं, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ स्प्लिट रिंग्स है, और स्प्लिट रिंग के बीचों बीच एक एक्सल है। तो एक्सल जब स्प्लिट रिंग मूव करते हैं तो उसके साथ एक्सल भी मूव करता है। अब यहाँ पे ये करंट फ्लो करने का अरेंजमेंट है। ये है इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम और कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम देखें तो इसका सबसे फर्स्ट कि है क्या चीज़ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर में ये इलेक्ट्रिक मोटर, हम क्या दे रहे हैं उनको, करंट दे रहे हैं, मतलब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, ये इसको घुमा रहा है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है इसका,
ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? तो प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में रख देते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है। यह किसने पहले बताया था? एम्पियर ने बताया था। और उसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। और इसमें जैसा कि अपन देखें कि क्या क्या है, तो इसको सबसे फर्स्ट है यहाँ पे मैग्नेट का जो साइड है ये थोड़ा सा कर्व कर देते हैं। क्यों करते हैं कर्व? इस तरह से प्लेन नहीं रखते, थोड़ा सा कर्व कर देते। क्यों कर देते हैं कर्व? क्योंकि ये जो जो वो बन रही है ना, कॉइल जो रखी हुई है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा रहना चाहिए, करंट का डायरेक्शन। तो इसके लिए मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर टू द करंट रहे, इसलिए इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर्व कर देते हैं। अब ये कॉइल है ABCD। इस कॉइल से 2 पॉइंट गए हैं। इस पॉइंट को 2 स्प्लिट रिंग से इस प्रकार से, ये स्प्लिट रिंग है, उसके अंदर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो ये स्प्लिट रिंग्स है जिसको कॉम्यूटेटर कहते हैं। अब कॉम्यूटेटर के साथ में यहाँ पे ये स्प्लिट रिंग है, तो इसको हम S1 और S2 बोल सकते हैं, 2 स्प्लिट रिंग है। इसके बीच में ही एक्सल जा रहा है। ये जो एक्सल जा रहा है वो इसी के बीच में जा रहा है यहाँ पे। तो जब जब ये एक्सल से बिल्कुल टच कर रहे हैं, तो जैसे ही ये स्प्लिट रिंग घूमेंगे, उसके साथ टाइट एकदम एक्सल जुड़ा हुआ, तो एक्सल भी घूमेगा। अब यहाँ इन दोनों स्प्लिट रिंग को टच करते हुए 2 कार्बन के ब्रशेस हैं, है ना। तो कार्बन के ब्रशेस हैं, तो इसको अपन बोल सकते हैं B1 और B2। ये कार्बन के ब्रशेस हैं, और इस कार्बन के ब्रशेस के साथ में हम सेल या बैटरी को जोड़ते हैं। यहाँ पे की लगा देते हैं, ये की हो गई, ये करंट फ्लो करने के लिए बैटरी हो गई, और ये ब्रशेस हो गए, B1 B2 ब्रशेस हैं, और ये जो S1 S2 है ये स्प्लिट रिंग है। इतना हमको इसके अंदर चाहिए होता है। अब यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है? वर्क करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन N से S की ओर है। यदि करंट इस डायरेक्शन से पहले कार्बन ब्रशेस में जाएगी, ये हम DC मोटर की बात कर रहे हैं, ये कार्बन जो है वो करंट जो है वो पहले कार्बन ब्रश में जाएगी। कार्बन ब्रश के साथ में स्प्लिट रिंग S1 अटैच है, अटैच तो नहीं है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, तो करंट जो है S1 में जाएगी। S1 से करंट जो है वो A से B की ओर जाएगी, B से C की ओर, C से D की ओर, और D से A की ओर जाके स्प्लिट रिंग S2 में जाएगी। S2 से B2 टच कर रहा है, तो B2 में चली जाएगी, और B2 से करंट वापस चली जाएगी। जैसे ही ये करंट फ्लो होगी, इस पर एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, इसलिए AB में नीचे की ओर फोर्स लगेगा। AB जो है वो नीचे की ओर जाएगा, और DC जो है वो ऊपर की ओर जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एक करंट फ्लो होगी, और ये इस तरह से इसको फोल्ड कर देगा, मोड़ देगा हाफ पार्ट में। जैसे ही ये हाफ पार्ट में जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट टाइम यदि हम बात करें, तो ये जो करंट से बाकी तो सब ठीक होगा, लेकिन कॉइल जो है उसका CD पार्ट यहाँ आ जाएगा, और AB पार्ट इधर चला जाएगा। AB पार्ट यहाँ चला जाएगा। अब क्या होगा? अब यहाँ हम बात करें, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पहले स्प्लिट रिंग, ये वाला जो है AB के साथ कौन सा स्प्लिट रिंग जुड़ा हुआ है? S1। तो S1 यहाँ आ जाएगा, और S2 जो है वो स्प्लिट रिंग का ये S2 पार्ट जो है वो यहाँ चला जाएगा। और ये जो ब्रशेस हैं B1 और B2 वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। B2 ब्रशेस यहाँ रहेगा, B1 यहाँ रहेगा, और B1 B2 से तो करंट फ्लो हो रही है, तो ये करंट यहाँ पे फ्लो रहेगी सेम डायरेक्शन में। तो अंतर क्या हुआ? जब ये हाफ पार्ट मुड़ गया, तो मुड़ने के बाद अंतर क्या आया? अंतर ये आया कि CD इस साइड आ गया,
और ए बी इधर आ गया, और ये स्प्लिट रिंग जो है उनकी पोजीशन चेंज हो गई। पहले S1 इधर था, S2 इधर था, अब नेक्स्ट टाइम S1 इधर जाएगा तो S2 इधर आ जाएगा, लेकिन ब्रशेस अपनी जगह पे ही रहेंगे। अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन देखें फिर से, तो देखिए ये करंट प्लस से निकल रही है B1 में आ रही, B1 से S2 में चली गई, S2 से CD में गई, CD से BA में गई, और फिर ये S1 से होते हुए B2 से होते हुए वापस चली गई। मतलब अब क्या हुआ, पहले AB पोर्शन में करंट ऊपर की ओर जा रही थी, अब CD में करंट ऊपर की ओर जाएगी। तो उससे क्या होगा, इस जो भी पार्ट नॉर्थ पोल के सामने रहेगा उसमें ऊपर की ओर करंट जा रही है, तो वो हमेशा फोर्स नीचे की ओर लगेगा, और AB पार्ट में फोर्स ऊपर की ओर लगने लग जाएगा। तो कॉइल जो है, जो ऐसे हो गई थी, पहले ऐसे थी, फिर उसका ऐसे हो गई, ऐसे होने का फिर ये टर्न होके सीधे हो जाएगी। तो ये क्या होगा, पूरा एक राउंड घुमाएगा। तो फर्स्ट राउंड में जो फर्स्ट राउंड है ऐसे मान लीजिए ऐसी है, ये ऐसी है ना। अब फर्स्ट राउंड में जब AB की जगह चेंज होगी तो ये इधर आ जाएगा, इधर आएगा, तो S2 जो है वो अब S1 अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम पे पूरा एक राउंड होने पर अगेन AB सामने आ जाएगा जैसे यहाँ पर था, और CD जो है वो इधर चला जाएगा। तो एक राउंड में के बाद अगेन S1 अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, S2 अपनी पोजीशन पे आएगा। मीन्स हमको दो चीज़ समझनी, एक तो ये कि S1 S2 की वैल्यू की पोजीशन चेंज होती है हाफ साइकिल के बाद, लेकिन B1 B2 की पोजीशन चेंज नहीं होती। B1 B2 क्या काम करते हैं? B1 B2 जो है वो सिर्फ करंट को फ्लो करने का काम देते हैं, कि करंट का डायरेक्शन चेंज ना हो, इसलिए S1 S2 को की पोजीशन चेंज कर देते हैं। और जो नॉर्थ पोल के सामने रहेगा उस AB, उसमें यदि ऊपर की ओर करंट जा रही है तो वो नीचे, जो कॉइल का AB पार्ट है उसमें नीचे की ओर फोर्स लगेगा, और CD जो ऊपर S पोल के पास है उसमें ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, और इस तरह से ये कॉइल जो है वो रोटेट होने लग जाएगी। यही इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग है। तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर ये हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाती है, और इस एक्सल के साथ में जो भी हमको जिसको भी हमें रोटेट करना होता है, फैन है तो फैन के बीच में ये ब्लेड को हम इस एक्सल के साथ जोड़ देते हैं, तो ये जो जब ये घूमता है तो इसका ब्लेड भी साथ में घूमने लग जाता है। यदि हमको वॉशिंग मशीन में लगाना है तो वॉशिंग मशीन में भी ये एक्सल के साथ में नीचे का जो रोटेटर रहता है उसके साथ अटैच कर देते हैं, तो जैसे एक्सल घूमता है तो रोटेटर भी घूमने लगता है। तो जहाँ पे भी जिस चीज़ को भी हमें रोटेट करवाना है उसको एक्सल के साथ जोड़ देते हैं। तो ये DC मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कहाँ कहाँ कन्वर्ट करती है, मतलब कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिक कार में इसका यूज़ होता है, रोलिंग मिल में इसका यूज़ होता है, क्रेन्स, इलेक्ट्रिक क्रेन्स में इसका यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक लिफ्ट में यूज़ होता है, ड्रिलिंग मशीन में इसका यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक फैन, हेयर ड्रायर, रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स, मिक्सर, ब्लेंडर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, इन सब में DC मोटर का यूज़ होता है। कितना फोर्स लगेगा? फोर्स अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें जो टॉर्क लगता है, फोर्स नहीं टॉर्क जो लगता है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? NBIA साइन थीटा के इक्वल होती है। मीन्स हमको यदि टॉर्क ज़्यादा चाहिए, फोर्स ज़्यादा चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर देंगे, करंट की वैल्यू ज़्यादा कर देंगे, आर्मेचर कॉइल का एरिया बढ़ा देंगे, और एंगल जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर रखेंगे। तो एंगल परपेंडिकुलर रखने के लिए ही इसको थोड़ा सा रेडियल शेप का दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका DC मोटर।